नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृषि नेटवर्क लाइव सेशन में। मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ दिव्या। और आज का जो हम विषय लेके आए हैं वो है स्वस्थ पशु और खुशहाल किसान। आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सचिन कुमार जैन, जो कि आपको इस विषय के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले पहले हम उनसे उनकी बात जानते हैं। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार दिव्या जी। पहले तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर सचिन कुमार जैन है। मैं वेटनरी कॉलेज जबलपुर में भेषज एवं विषय विज्ञान में सहायक प्राध्यापक या वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आज हमारा विषय है स्वस्थ पशु और खुशहाल किसान, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। जी सर, आपका बहुत स्वागत है। और सर, सबसे पहला जो प्रश्न है मेरा यही है कि भारत में डेयरी फार्मिंग क्या है? जैसे कि डेयरी फार्मिंग से हम सभी समझते हैं, डेयरी फार्मिंग मुख्यतः ये अंग्रेजी का शब्द है। डेयरी फार्मिंग हजारों सालों से कृषि परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण इसकी लगभग 70% आबादी गांव में रहती है, जहां पशुधन उनकी आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुधन उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, पनीर, मक्खन, घी आदि प्रदान करते हैं। भारत न केवल दुनिया में दूध का शीर्ष उत्पादक है, बल्कि दुनिया में दूध और दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। जी। तो सर, आप मुझे एक और प्रश्न उत्तर दीजिए कि किसानों के लिए पशु किस प्रकार महत्वपूर्ण है? जी, जैसे कि हम जानते हैं कि पशुधन, उसका नाम ही दिया है पशुधन। पशुधन के समान माना गया है। पशुधन लोगों को भोजन और खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। जी। पशुधन मानव उपभोग के लिए दूध, मांस और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है। अगर हम अपने पुराने 5 साल की बात करें, जैसे कि 2015-16 वर्ष की, लगभग हमारा दूध का उत्पादन 156 मिलियन टन था। भारतीय अर्थव्यवस्था में दूध धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 20.5 मिलियन, जैसे कि हम बोले 20.5 मिलियन लोग अपनी रोजगार के लिए पशुधन पर निर्भर हैं। छोटे परिवार की आय में पशुधन का योगदान 16% है। और जब इसी की हम बात करें गांव के परिवारों की, जिसमें इसका औसत 14% है। जी। अगर इसको हम और बताना चाहें तो मैं हम इस विषय पे और बता सकते हैं कि अगर हम भारत में पशुधन की बात करें तो आप सुन के आश्चर्यचकित महसूस करेंगी कि अगर हम लाइव स्टॉक की संसाधन की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन मालिक है। भैंसों की कुल आबादी में भारत विश्व का प्रथम स्थान पर है। मवेशियों और बकरियों की आबादी में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोल्ट्री बाजार है। भेड़ों की आबादी में भारत तीसरे स्थान पे है। बतख और मुर्गे की आबादी में भारत 5वें स्थान पे है। भारत विश्व में ऊंटों की आबादी में 10वें स्थान पे है। इससे आप समझ सकती हैं कि हमारे यहाँ पशुधन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और कितने हमें उससे फायदे मिल सकते हैं। जी। जी सर। तो सर, मेरा तीसरा प्रश्न यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था में पशुधन का क्या योगदान है? ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है, मुख्यतः किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हर चीज आजकल अर्थ से जुड़ी है। जी। अर्थ मतलब हम इकोनॉमी की बात करें, पैसे की बात करें, राशि की बात करें, बिल्कुल। पशुधन का अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि हमने बात करी पशुधन, पशुधन के समान है। पशुधन लोगों को भोजन और गैर खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। पशुधन मानव उपभोग के लिए दूध, मांस और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं
कि भारत दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है। और हम दूध के अलावा अगर हम बात करें तो एक वर्ष में करीब 75 बिलियन अंडे, 9 मिलियन टन मांस का उत्पादन कर रहा है। अगर हम 5 साल पुरानी बात करें, पिछले 5 ईयर प्लान की, तो करीब इससे हमारा 4 लाख करोड़ रुपए का हमें इससे फायदा या उससे उत्पादन हमें मिला है। इससे हमें कई पदार्थ भी मिलते हैं जिनको हम पशु उत्पाद बोलते हैं। पहले जी हम बात करते हैं फाइबर और खाल की। पशुधन ऊन, बाल, खाल और छर्रों के उत्पादन में भी योगदान देता है। चमड़ा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसकी निर्णायक क्षमता बहुत अधिक है। भारत प्रति वर्ष लगभग 48 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैल की, बैल भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय कृषि कार्यों में यांत्रिक शक्ति के उपयोग में बहुत प्रगति के बावजूद, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय किसान अभी भी विभिन्न कृषि कार्यों में बैलों का प्रयोग करते हैं और इस पर निर्भर रहते हैं। हम जी कुछ अन्य पदार्थों की भी बात करना चाहेंगे आपसे, जैसे कि गोबर, जिसको हम गौमूत्र और गोबर को जो हम व्यर्थ मानते हैं, उस वह भी बहुत ही उत्पादक चीज है। जिससे हम जानते हैं कि गोबर का उपयोग हम खाद के रूप में करते हैं और इससे किसान भाई कई करोड़ रुपए तक की कमाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा गोबर का उपयोग हम ईंधन, जिसके हम गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर के उपले भी बनाते हैं और इसे गरीबों के सीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि कई गरीब लोग अपने मकान को लीपने के लिए, बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ खरपतवार, जिसकी किसान भाई हमेशा परेशानी में रहते हैं, खरपतवार के नियंत्रण के लिए भी हम पशुधन के से पाए गए गोबर या गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम नेचुरल चीजों का उपयोग, मुख्यतः गौमूत्र का उपयोग करके खरपतवार नियंत्रक बनाते हैं और यह खरपतवार नियंत्रक बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। अगर हम खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में बात करें, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें कि हम मुर्गे का, सांड का उपयोग करते हैं। जिससे आपने एक नाम सुना होगा, जलीकट्टू। जी ये बेसिकली साउथ इंडिया में एक बहुत ही फेमस खेल है, जी जिसमें कि बैलों की लड़ाई कराई जाती है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो बूढ़े माँ बाप हैं या बूढ़े हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, वह अकेला महसूस करते हैं। इसका हमारा भरपाई कर रहे साथी जानवर। हम्म कुत्ते अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं और कई सालों से ये साथी के रूप में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब एकल परिवार संख्या में बढ़ रहे हैं और बूढ़े माता पिता को एकांत जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वहां पर ये साथी जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, बाद वाले को आवश्यक कंपनी प्रदान कर रहे हैं, जिससे वह एक आरामदायक जीवन जी रहे हैं। जी। तो सर आप मेरे को एक और चीज बताइए कि कृषि में पशुधन की भूमिका क्या है। जैसे कि अभी हमने जो बात की, हमने सामान्यतः आपको पशुधन का उपयोग विभिन्न चीजों में, विभिन्न उनके उत्पादों का उपयोग बताया। जी अगर हम कृषि की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि भारत जो है हमारा कृषि आधारित देश है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था, इसमें बहुत कुछ कृषि का योगदान है। जी और अगर इस कृषि में हम बात करेंगे पशुधन की भूमिका की, किसानों की अर्थव्यवस्था में पशुधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में किसान मिश्रित कृषि प्रणाली यानी फसल और पशुधन का संयोजन बनाए रखते हैं, जहां एक उद्यम का उत्पादन दूसरे उद्यम का इनपुट बन जाता है, जिससे संसाधन दक्षता का एहसास होता है। पशु विभिन्न तरीकों से किसानों की सेवा करते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम बताना चाहूंगा आय के स्रोत के बारे में। जो जानवर दूध देते हैं, जानवर या तो हम बात करें गाय भैंस की, और कई बार हम बकरी की भी बात करें, तो सीधे सीधे उसको आय का स्रोत होते हैं। रोजगार की अगर हम बात करें, भारत में कम साक्षर और अकुशल होने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए
खेती या कृषि पर निर्भर हैं। जी। लेकिन कृषि प्रकृति में मौसमी कारणों के कारण एक वर्ष में अधिकतम 180 दिनों के लिए रोजगार प्रदान कर सकती है। कम और कम भूमि वाले लोग दुबले पतले कृषि मौसम के दौरान अपने श्रम का उपयोग करने के लिए पशुधन पर निर्भर होते हैं। अगर हम भोजन की बात करें, पशु उत्पाद जैसे कि दूध, मांस, अंडे, ये पशुपालकों के सदस्यों के लिए पशु प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं गोबर की। गोबर गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे ईंधन के लिए, जैसे गोबर के उपले का उपयोग हम करते हैं, खेत की खाद के लिए, और जैसे कि हमने पहले भी बात करी, गरीब आदमी का सीमेंट जिसको हम कहते हैं, इसको भी हम प्लास्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जी। अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो भी पशुधन की भूमिका बहुत ज्यादा है। यदि खाद्य सुरक्षा को हम एक सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन तक पहुंच के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो पशुधन एक बड़ा योगदान दे सकता है। पर्याप्त मात्रा में संतुलित और पौष्टिक भोजन जीवन की गुणवत्ता, मानव कल्याण और विकास का प्राथमिक संकेतक है। पशु भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, खनिज, विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्व हमें इससे मिलते हैं। आहार पशु प्रोटीन का मूल आहार के इसके अनुपात से अधिक है, क्योंकि इसमें आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जिसकी कमी अनाज में होती है। पशु उत्पादों की थोड़ी मात्रा भी खाने से अनाज आधारित मानव आहार में अमीनो एसिड की कमी ठीक हो जाती है, जिससे कुल प्रोटीन का अधिक उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पशु प्रोटीन अधिक सुपाच्य होते हैं और पौधे प्रोटीन की तुलना में अधिक कुशलता से अपचय, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये होते हैं। ओके। तो सर मेरे को एक और चीज़ बताइए कि डेयरी फार्मिंग जो डेयरी पशु है उनके लिए फीडिंग प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? जैसे कि हम बात करें खेती की, हम बात कर रहे थे अभी, तो खेती में हमने आपको बताया कि हमें बहुत प्रकार से हम पशुधन का उपयोग कर सकते हैं। जी। डेयरी फार्मिंग भी एक आजकल बहुत ही प्रचलित शब्द है और इसका उपयोग भी लोग कर रहे हैं। तो हम्म। ये वाली बात आपकी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम सब जगह पशुधन की बात तो कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए फीडिंग प्रोटोकॉल, मतलब उनका जो भोजन है वो किस प्रकार हम उनको दें कि वो स्वस्थ और हमें उत्पाद दे सके। जी। अगर हम बात करें डेयरी फीडिंग प्रोटोकॉल की, तो सामान्य पशु को प्रतिदिन 6 किलोग्राम सूखा और कम से कम 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा खिलाना चाहिए। अधिशेष या बचे हुए चारे को घास या साइलेज के रूप में हम संरक्षण करके रख सकते हैं। पोषण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि दूध उत्पादन को इष्टतम बनाने और पशुओं की पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संतुलित आहार देना महत्वपूर्ण है। केवल सूखे चारे पर भोजन करने वाले पशुओं को आहार के पूरक के रूप में यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक प्रदान किया जा सकता है, जो इसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। शरीर के रख रखाव, दुग्ध उत्पादन की उच्च दक्षता के लिए यौगिक पशु आहार, जिसे हम बाईपास प्रोटीन फीड भी कहते हैं, वो दिया जा सकता है। शरीर के सभी मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक क्रियाओं, या हम बात करें हिंदी में तो चय अपचाव कार्यों के लिए खनिज की आवश्यकता होती है। जानवरों के राशन को श्रेष्ठ विशिष्ट खनिज मिश्रण के साथ पूरक किया जाना चाहिए। एक फीड से दूसरे फीड में बदलाव अचानक कभी ना करें, धीरे धीरे करें। खाने से पहले चारे को भू भूसा देना चाहिए, ताकि अव्यय से बचा जा सके और पाचन शक्ति को बढ़ाया जा सके। ओके। तो सर आज हमारा जो सवाल है जो अभी मैं आखिरी सवाल आपसे बस पूछूंगी। सर मेरा ये जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और डेयरी किसानों के लिए आप क्या सुझाव दोगे?
मैडम अभी हमने बात की पशुधन के बारे में, तो सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना है कि पशुधन का प्रबंधन कैसा हो, उस पर हमें विशेष ध्यान देना। जी वहीं भी हम जानते हैं कि प्रबंधन बहुत ही बड़ा शब्द है और प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है किसी भी उद्यम के लिए, किसी भी बिल्कुल। इंडस्ट्री के लिए। तो किसान की आय में सुधार के लिए डेयरी फार्मिंग में अच्छी प्रबंधन प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए। कृषि जैव सुरक्षा और कृषि स्वच्छता को उच्च प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए। पशुओं को पोषण महत्वपूर्ण है। बेहतर स्वस्थ और प्रतिरक्षा के लिए संतुलित पोषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कभी भी बीमार पशुओं में अगर हम कोई भी दवाइयां उपयोग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा हम किसी डॉक्टर या किसी चिकित्सक की मदद लें, जिससे कि हम उसको सही और उचित इलाज दे सकें। जी सर। तो मैं यही, आज का हमारा सवाल खत्म होता है सर, और धन्यवाद, आपने हमें इतना कुछ जानकारी वाली चीजें बताई हैं जो शायद किसानों को भी बहुत जानकारी मिली होगी। तो आज का हमारा विषय यही खत्म होता है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आपका कोई भी मतलब आप अपनी बात साझा करना चाहते हैं हमारे साथ, अपने पशुओं को लेके हो या कोई भी मतलब डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी आप अपनी बातें हैं, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, और मैं पूरा यकीन मानूंगी कि आपको ये विषय बहुत अच्छा लगा होगा। और सर थैंक यू, आपने हमारा इतना टाइम दिया आपने हमको, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने हमें बताई है स्वस्थ पशु के बारे में और खुशहाल किसान के बारे में। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।